तो आज हम जो है मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं। और इस इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉडलिमेंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है, तो उसका रीज़न है कि उस समय लंदन में भारतीय सचिव जो थे वो मॉडले थे और कलकत्ता में जो वॉइसरॉय थे वो मिंटो थे, इसलिए इसको मॉडलिमेंटो रिफॉर्म 1909 कहा जाता है। अब इसको समझने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें देखेंगे। तो बैकग्राउंड में 3 साल पहले देखें तो 1906 में क्या हुआ था, ब्रिटेन में लिबरल पार्टी आ चुकी थी, जिसकी वजह से ऐसा समझा जा रहा था कि इंडिया में हो सकता है यदि एक लिबरल उदारवादी पार्टी है तो ये कुछ छूटें दे और कुछ अच्छे कार्य करे। और दूसरा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की 2 डिमांड थी, उसमें थी कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रही थी और इसके अलावा वॉइसरॉय की काउंसिल में 2 इंडियंस में से कह रही थी कि एक जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, बाकी दूसरा किसी और कम्युनिटी का हो। अब यहाँ पे देखते हैं इसने क्या क्या इस रिफॉर्म में क्या क्या कार्य किए गए। तो सबसे पहले देखते हैं इसने सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, जिसमें 16 से इसकी संख्या जो है 60 कर दी है। यहाँ देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव में एग्जीक्यूटिव होती है, जिसमें सब वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 लोग होते हैं और दूसरा एडिशनल मेंबर होते हैं। इन एडिशनल मेंबर्स में जो है ये पहले 16 थे, उनको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। 9 पदेन सदस्य होते हैं। अब इन एडिशनल मेंबर्स में कुछ ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं और कुछ नॉन ऑफिशियल्स होते हैं। अब इन ऑफिशियल्स की संख्या को बढ़ाकर 28 कर दिया गया, जिन्हें कि वॉइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था। और दूसरी जो है नॉन ऑफिशियल्स की संख्या को 32 कर दिया गया। इन 32 में 5 जो होते थे वो वॉइसरॉय के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते थे और बाकी के 13 जो होते थे वो स्पेशल इलेक्टोरेट के द्वारा किए जाते थे और 12 जो थे वो प्रोविंशियल असेंबली से किए जाते थे इलेक्ट, और बाकी कलकत्ता और बॉम्बे से 2 इलेक्ट किए जाते थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्पेशल इलेक्टोरेट के पर्सन थे, इनमें जो है 5 जो थे वो मुस्लिम थे जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा चुने जाते थे। एक तरीके से यहाँ पे मुस्लिम लीग की डिमांड जो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी उसको मान लिया गया। और 6 जो थे वो ज़मींदारों के द्वारा ज़मींदार चुने जाते थे और 2 बिजनेसमैन चुने जाते थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक कम्युनिटी है, वहाँ पे 20 एक जगह है, वहाँ पे 20 लोग रहते हैं फॉर एग्जांपल। उस 20 लोग में से वहाँ पे जो 15 लोग हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, बाकी के 5 जो हैं वो हिंदू या क्रिश्चियन है या फिर सिख है या अदर कोई कम्युनिटी है। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है कि यदि 15 यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे कोई एक पर्सन मुस्लिम कम्युनिटी से खड़ा होता है तो उसको सिर्फ ये 15 लोग ही वोट कर सकते हैं कि ये लोग इसको वोट नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट कहा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या रिफॉर्म किए गए। और इन्होंने क्या किया, इलेक्शन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करने का काम किया। इसके अलावा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब मुस्लिम जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, जैसे कि अभी हमने देखा, तो इन्होंने उस चीज़ को भी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से इन्होंने सांप्रदायिकता बढ़ाने का कार्य किया और आगे चलकर इन्हें काफ़ी मुश्किलें हुई क्योंकि अनदर कम्युनिटी के लोग थे वो भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करने लगे। अब इसके बाद देखते हैं इन्हें और क्या क्या राइट्स मिले। तो इन्हें जो है फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग का राइट मिला। किसका राइट मिला, वोटिंग का राइट मिला। और दूसरा हुआ कि एडिशनल मेंबर्स जो थे उन्हें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का राइट मिला। पहले इन्हें क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं था, लेकिन अब इन्हें राइट मिला कि ये क्वेश्चन पूछ सकते थे। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि आगे इन्होंने एक चीज़ और बोली, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफिशियल्स की संख्या 28 है यहाँ पे और नॉन ऑफिशियल्स की 32 है। तो इस हिसाब से देखें तो नॉन ऑफिशियल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं ऑफिशियल से, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे यदि हम इसे काउंट करें तो ऑफिशियल्स को देखें तो यहाँ पे ये ऑफिशियल्स 28 और बाकी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 ऑफिशियल, यदि इनको काउंट करते हैं तो इस हिसाब से जो है ऑफिशियल्स की संख्या ज़्यादा होती है। अब दूसरे एंगल से देखें तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर को देखते हैं। तो नॉमिनेटेड 28 नॉमिनेटेड ये हैं और 5 नॉमिनेटेड ये हैं। तो 28 और 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स ये हो गए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 33 मेंबर्स हो गए। अब ये जो 33 हैं और जबकि यहाँ 32 इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 28 मेंबर्स हो गए। तो इस तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स की भी संख्या ज़्यादा थी।
अब प्रोविंस में देखते हैं, प्रांतों में इन्होंने क्या किया। तो प्रांतों में जो है इन्होंने अब 7 प्रांत बना दिए, जिसमें कि पंजाब, बर्मा, असम में एडिशनल जो मेंबर थे उनकी संख्या 30 कर दी गई। और इसके अलावा मद्रास, बम्बे, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंस में इसकी संख्या 50 कर दी गई, एडिशनल मेंबर्स की संख्या। अब इसके बाद नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या यहाँ पे, जैसे सेंट्रल लेजिस्लेशन में तो बोला कि वहाँ पर अधिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्रांतीय में बोला कि इनकी संख्या अधिक हो सकती है। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या भी ज़्यादा की गई। और इसके अलावा ये जो मेंबर्स होते थे प्रांतीय परिषदों के, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। अब मुस्लिम वोटर्स को देखें तो मुस्लिम वोटर्स की जो यदि आय को लेकर योग्यता देखें तो इसको जो हिंदुओं की तुलना में कम किया गया। और इसके अलावा जो है व्यवस्थापिक सभाओं में राइट्स जो है व्यवस्थापिका सभाओं को अधिक दिए गए। क्या क्या दिए? वोट का अधिकार था, संशोधन प्रस्ताव का था, प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, सार्वजनिक हितों के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का भी अधिकार था। अब हम मूल्यांकन देखते हैं कि मूल्यांकन क्या था इसका। तो इसकी औसत उपलब्धियां देखें तो नगण्य ही थी, कुछ नाम मात्र उपलब्धियां थी। जिन उपलब्धियों में हम देखें कौन कौन सी थी, तो उन उपलब्धियों में जो है पहली तो थी कि फर्स्ट टाइम जो है ऐसा हुआ था कि चुनाव प्रणाली का सिद्धांत यहाँ आया था। और दूसरा, फर्स्ट टाइम ही गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी भी एक भारतीय को यहाँ पर जो है एंट्री मिली थी। और तीसरा रिफॉर्म ये था कि सेंट्रल और प्रोविजनल लेजिस्लेशन जो थी, यहाँ पे कुछ सदस्यों को कुछ राइट्स मिले थे। तो इसके ये कुछ नाम मात्र ही सुधार थे। तो इनका मूल्यांकन देखें तो मूल्यांकन में इनका मेन उद्देश्य क्या था कि उदारवादियों को दिग्भ्रमित करके राष्ट्रवादी दल में फूट डालना था। दूसरा था कि ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इन्होंने अपनाकर क्या किया, राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने मुस्लिम्स और उदारवादियों को लालच देकर राष्ट्रवाद की उफान को रोकना चाहा। मतलब इन्होंने सोचा यदि मुस्लिम और उदारवादियों को अपने पक्ष में कर लेंगे तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना फैल रही है इसको रोका जा सकता है। इनकी जो चुनाव पद्धति अपनाई थी, वो चुनाव पद्धति तो दे दी, लेकिन पद्धति में क्या था वो सब कुछ अस्पष्ट था। इन्होंने संसदीय प्रणाली तो दे दी, लेकिन उत्तरदायित्व नहीं दिया। भारतीय नेता जो थे वो विधानमंडलों को उन्होंने सरकार की आलोचना करने का काम बना लिया, लेकिन कुछ ही ऐसे नेता थे जिन्होंने इस अवसर का अच्छे तरीके से प्रयोग किया, जिसमें कि जो है गोखले जी थे, उन्होंने प्राइमरी एजुकेशंस को लेकर बात करी और सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की। साउथ अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसको लेकर भी उन्होंने आलोचनाएं की सरकार की। तो इस तरीके से हमने देखा ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म है। और मॉडल मिंटो रिफॉर्म को लेकर गांधी जी ने क्या बोला, ये गांधी जी का कोटेशन है। उन्होंने बोला मॉडल मिंटो सुधारों ने ही हमारा सर्वनाश कर दिया। तो इस तरीके से हमने मॉडल मिंटो रिफॉर्म देखा कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो है वो कैसे हुआ, क्या बैकग्राउंड था उसका, क्या क्या चीज़ें इस पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में, इसका मूल्यांकन किस तरीके से हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।